आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी महाकाव्य जैसी लगती है। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये हमारे अपने घर यानी इस पृथ्वी के 4600 करोड़ साल पुराने इतिहास का एक सिलसिलेवार एक्सप्लेनर है। उबलते हुए लावे के समंदर से लेकर आज की इस आधुनिक दुनिया तक का ये सफर कैसे तय हुआ, चलिए इसे मिलकर समझते हैं। हम समय में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं। 460 करोड़ साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये हमारी पृथ्वी की उम्र है। उस शुरुआती दौर की कल्पना कीजिए जहां आज की तरह चारों तरफ शांति या हरियाली जैसा कुछ भी नहीं था। ये जगह बस एक जलते हुए लाल गोले की तरह थी। हर जगह ज्वालामुखी फट रहे थे, लाल लावा बिल्कुल नदियों की तरह बह रहा था और आसमान में सिर्फ और सिर्फ जहरीली गैसें और धुआं भरा था। ना कोई जीवन था और ना ही बारिश की एक भी बूंद। लेकिन फिर इस पूरे नज़ारे में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लाखों सालों तक एक ऐसी बारिश हुई जिसने इस तपती हुई जमीन को ठंडा कर दिया और विशाल महासागर बन गए। इन्हीं गहरे समंदरों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों ने पनपना शुरू किया। इन्होंने धीरे धीरे ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। हवा साफ होने लगी, घने जंगल बने और फिर करीब 23 करोड़ साल पहले धरती पर पहले डायनासोर दिखाई दिए। कमाल की बात तो यह है कि शुरुआत में ये बहुत छोटे और फुर्तीले थे, शायद किसी लोमड़ी के आकार के। खैर, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इन दिग्गजों की दुनिया में उतरते हैं। प्रकृति ने धीरे धीरे अपना खेल दिखाया और उन छोटे जीवों को विशालकाय रूप दे दिया। जुरैसिक काल तक आते आते ब्रैकियोसोरस जैसे डायनासोर सामने आए। इनकी लंबाई 85 फीट और वजन 40 टन से भी ज्यादा हुआ करता था। एक पल के लिए सोचिए, प्रकृति ने इन जीवों को किसी चलते फिरते महल जितना बड़ा होने की इजाजत दे दी थी। और इस तुलना को देखिए, एक तरफ था विशालकाय टाइटैनोसोरस, जो इतना बड़ा था कि अगर लेट जाए तो एक पूरा खेल का मैदान ढक जाए। जब ये चलता था ना, तो इसके कदमों की धमक से पूरी धरती कांपने लगती थी, धूल का गुबार उठता था। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ थे हमारे पूर्वज, चूहे जैसे दिखने वाले छोटे छोटे स्तनधारी जीव, जो इन विशाल शिकारियों के डर से बस झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाते थे। जुरासिक दुनिया का ये पैमाना वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लेकिन डायनासोरों का ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। करीब 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष के सन्नाटे को चीरते हुए 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड सीधे धरती की तरफ बढ़ा। और उसकी रफ्तार जानते क्या थी? 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतनी भयानक स्पीड थी कि पलक झपकते ही ये मेक्सिको के तट से आ टकराया। इस जोरदार धमाके ने एक ऐसी विनाशकारी सुनामी पैदा की जिसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन था। इस टक्कर के बाद तो दुनिया जैसे पूरी तरह बदल ही गई। धमाके से पल भर में हजारों किलोमीटर तक आग और तबाही मच गई। आसमान में महीनों तक ऐसी काली राख छाई रही कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाई। उसके बाद आई एक जमा देने वाली ठंड जिसने पूरी दुनिया को बेबस कर दिया। ये इतिहास का सबसे भयानक विनाश था। इसने उन विशाल डायनासोर राजाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन इसी खालीपन ने उन छोटे स्तनधारी जीवों को बाहर आने और फलने फूलने का एक बहुत बड़ा मौका भी दिया। अब यहां से हमारी कहानी की रफ्तार थोड़ी बदलती है और हमारा ध्यान जाता है सीधे अपने पूर्वजों पर। करीब 2.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका का मौसम बदलना शुरू हुआ। जंगल कम हुए और घास के मैदान बनने लगे। इसकी वजह से पेड़ों पर रहने वाले जीवों को जमीन पर आना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ 2 पैरों पर चलने का सिलसिला। उसके बाद लगभग 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में एक अनोखी प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस। बड़े दिमाग वाले ये जीव अब 10 से 20 के झुंड में मिलकर शिकार करने लगे थे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हम बाकी जीवों से अलग कैसे हुए। इसे वैज्ञानिक भाषा में संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी सोचने की शक्ति का एक बड़ा धमाका। इंसान का दिमाग अब सिर्फ सामने दिख रहे खतरों को ही नहीं देखता था, बल्कि वो कल्पना भी कर सकता था। भाषा का जन्म हुआ। अब लोग सिर्फ डर के मारे चिल्लाते नहीं थे, बल्कि साफ साफ बता सकते थे कि उस झाड़ी के पीछे एक शेर छुपा है। हम सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे थे, बल्कि हम कहानियां गढ़ रहे थे। तो इसका सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि इसी भाषा ने मानव जाति को एक बहुत बड़ी महाशक्ति दे दी, कल्पना और एकता की ताकत। हमने उन चीज़ों पर विश्वास करना शुरू कर दिया जो असल में मौजूद ही नहीं थीं, जैसे अनदेखे भगवान या हमारी साझा कहानियाँ। जानवरों के झुंड कभी 50 या 60 से ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए क्योंकि वे अजनबियों पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन इंसानों ने इन काल्पनिक कहानियों के जरिए हजारों अजनबियों को एक साथ जोड़ लिया और एक होकर काम करना सीख लिया। यह सच में गेम चेंजर था।
इसी एकजुटता और कुछ नया जानने की बेचैनी ने इंसान के दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा किया। आखिर इस पहाड़ के उस पार क्या है? बस इसी जिज्ञासा और अपने अस्तित्व को बचाने की जिद ने होमो सेपियंस को अफ्रीका से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वे निकले, मध्य पूर्व गए, फिर वहां से एशिया, यूरोप और आखिरकार उफनती नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक जा पहुंचे। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो वैज्ञानिकों ने पता लगाई है। जब इंसान अफ्रीका से बाहर निकले तो वे अकेले नहीं थे। उनका सामना यूरोप और एशिया में पहले से रह रहे निएंडरथॉल्स और डेनिसोवन्स जैसी प्रजातियों से हुआ। लंबा समय हमें यही लगता रहा कि हमने उनसे लड़कर उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन आधुनिक विज्ञान और डीएनए की स्टडीज बताती हैं कि आज अफ्रीका के बाहर के इंसानों में 1 से 4% निएंडरथॉल डीएनए मौजूद है। इसका मतलब समझ रहे हैं? हम सिर्फ लड़े नहीं, बल्कि हम उनके साथ रहे, परिवार बनाए और वे प्रजातियां आज भी हमारे खून में शामिल हैं। खैर, इस सब के बाद हमारी प्रजाति का सबसे बड़ा इम्तिहान आना बाकी था। आज से करीब 20,000 साल पहले आखिरी हिमयुग यानी आइस एज आया। तापमान तेजी से गिरा और ये -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। समंदर का पानी बर्फ बनने लगा और समुद्र का जलस्तर 120 मीटर तक नीचे चला गया। सोचिए जरा, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया पर बर्फ की एक सफेद चादर बिछी हुई थी और उस वक्त इंसानों के पास आज जैसी कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। तो फिर इतने भयानक हालात में भी हमारा अस्तित्व कैसे बचा रहा? इसका जवाब छुपा है हमारी शानदार अनुकूलन क्षमता, यानी अडैप्ट करने की ताकत में। हमने खुद को हालात के हिसाब से ढाल लिया। ठंड से बचने के लिए हमने जानवरों की खाल पहनना शुरू किया, गुफाओं में आग पर काबू पाना सीखा, और जब हम तपते हुए रेगिस्तान पहुंचे तो वहां पीने के लिए कुएं खोदना सीख लिया। बिना किसी नक्शे, कंपास या आधुनिक दवाओं के हमने पूरी दुनिया का सफर तय कर लिया। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि हम किसी भी माहौल में जीना सीख लेते थे। हजारों साल बर्फ के इस कैद में बिताने के बाद आखिरकार करीब 11,000 साल पहले एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ आया। मौसम थोड़ा गर्म होने लगा, जो बर्फ सदियों से जमी हुई थी वो पिघलने लगी, नदियां और झीलें फिर से बहने लगी, और यहां पर इंसान जो अब तक शिकार के पीछे एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता था, उसने जिंदगी में पहली बार रुककर सोचा, क्या मैं हमेशा के लिए इस एक जगह पर ठहर सकता हूं? और बस यहीं से शुरुआत हुई कृषि यानी खेती के युग की। हमने बीज बोना और जानवरों को पालना सीख लिया। खेती ने हमें जो सबसे कीमती चीज दी वो था खाली समय। अब हमें सुबह से शाम तक सिर्फ खाने की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। इस बचे हुए वक्त ने तो जैसे आविष्कारों की झड़ी ही लगा दी। हमने तांबे को पिघलाकर औजार बनाए, सूती धागों से कपड़े बुनना सीखा और धीरे धीरे हमारी घास फूस की झोपड़ियां स्थायी और मजबूत बस्तियों में बदलने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर महान नदी घाटी सभ्यताओं से कैसे जुड़ता है। जैसे जैसे बस्तियां बड़ी होने लगी, नदियां ही उनके लिए असली सोना बन गई। एक तरफ थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जहां लोगों ने दजला और फरात नदियों के किनारे शानदार जिगुरत मंदिर बनाए और दुनिया की सबसे पहली लिखित भाषा और कानून तैयार किए। वहीं दूसरी तरफ हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये तो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना थी। एकदम सीधी ग्रिड जैसी सड़कें और पानी निकालने का लाजवाब अंडरग्राउंड सिस्टम। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सिंधु घाटी में हमें किसी बड़े राजा या हथियारों के ठोस सबूत नहीं मिले, जो इसे एक बेहद शांत और रहस्यमयी समाज बनाता है। अब जब आबादी इतनी तेजी से बढ़ने लगी तो समाज को चलाने के लिए नेताओं की जरूरत महसूस हुई। इसी वजह से समाज में एक नया ढांचा या सोशल हायरार्की बननी शुरू हुई। लोगों के काम बंट गए। कुछ लोग किसान बन गए, कुछ शिल्पकार, कुछ दूर तक जाने वाले व्यापारी, तो कुछ सुरक्षा के लिए सैनिक बन गए। और इन सब के सबसे ऊपर आए राजा और पुरोहित। ये राजा सिर्फ अपनी ताकत के दम पर नहीं, बल्कि उसी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से जन्मी दैवीय कहानियों और आस्थाओं के दम पर शासन करने लगे। ये वो वक्त था जब पहली बार टैक्स, कानून और बड़े बड़े महलों का दौर शुरू हुआ। 460 करोड़ साल के इस लंबे सफर में तपती हुई धरती से लेकर सिंधु घाटी की सुनियोजित गलियों तक हमने क्या कुछ नहीं देखा। हम भयानक शिकारियों से बचे, अंतरिक्ष से गिरे उस क्षुद्र ग्रह की राख और अंधेरे से बचे, और जमा देने वाले हिमयुग को भी पार कर गए। हमने हर मुसीबत में अपना रास्ता ढूंढ निकाला। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक बहुत बड़ा सवाल अब भी हम सबके सामने खड़ा है। इतनी लंबी ऐतिहासिक यात्रा तय करने के बाद अब मानवता का अगला अध्याय क्या होने वाला है? इस रोचक एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इसने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।